एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 और उसका एटॉमिक मास है 12। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं साइंस का पार्ट 9, जो कि आने वाले सभी एग्जाम में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। इससे पहले साइंस के पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप लोग जाकर वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है कि क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, लेकिन ये सब जानने से पहले मैं आपको बेसिकली चीज़ें बताऊंगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। क्योंकि बेसिक चीज़ें पता होंगी तो हम लोग डेफिनेटली चीज़ों को ईजिली ग्रैब कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब ये कंडीशन तो दे रखी है कि भाई 12 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, और एटॉमिक नंबर इसका 6 है। इसमें देखने वाली बात अब ये है कि पहले हम डिस्कस करेंगे मास नंबर, या फिर इसको हम लोग एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में देख रहे हैं मास नंबर। तो भाई मास नंबर होता क्या है? एटम का न्यूक्लियस, आप ये देख पा रहे हैं इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, और जो उसका शेल होता है इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव करता है। तो इजीली हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, और जो आउटर शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। अब एटॉमिक मास हम कैसे पता करेंगे कि एक न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। काफ़ी इजी है भाई, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करेंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के अंदर 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। 6 और 6 ऐड हो गए तो 12 हो गया, यानी कि उसका एटॉमिक मास क्या हो गया? 12 हो गया। चलो भी एक चीज़ तो क्लियर होगी कि एटॉमिक मास 12 है। अब हम पता करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितने भी उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं भाई? 6, क्योंकि अगर प्रोटॉन 6 होंगे तभी उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। अब ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई इसके अंदर खुद ही लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रोटॉन कितने हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये चीज़ें तो होगी भाई कुछ बेसिक चीज़ें। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में तो पढ़ा हमने। अब इलेक्ट्रॉन क्या रोल प्ले करता है भाई? कोई भी एटम है उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी ये उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम ये चीज़ तो क्वेश्चन का आंसर भी पता लग चुका है। अब हम इसके अंदर देखेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमें पता लग गया कि हर एक एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बदल जाते हैं तब उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखेंगे आइसोटोप्स के अंदर। आइसोटोप्स का मतलब होता है भाई कि प्रोटॉन तो सेम नंबर हैं लेकिन न्यूट्रॉन की वैल्यू अलग है। ये हम इन तीनों के केस से समझ लेते हैं। कार्बन एक अच्छा एग्जाम्पल है आइसोटोप्स का। यदि इसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही न्यूट्रॉन होंगे तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर तो जो इसका 6 होगा, लेकिन इसका मास नंबर 12 होगा क्योंकि दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन अगर इसमें प्रोटॉन 6 होंगे और न्यूट्रॉन 7 होंगे, यानी कि इसकी डिफरेंट फॉर्म भी जो है अवेलेबल है, तो 6 और 7 13 हो गए भाई, तो कार्बन 13 बोलेंगे। और प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 8 हो गए तो इनको ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। यानी कि कार्बन के ये 3 आइसोटोप्स हैं, 12, 13 और 14। और कार्बन 14 के बारे में तो भाई लास्ट पार्ट में मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ कि ये किस तरह से कार्बन डेटिंग के अंदर हेल्प करता है। सब कुछ एक्सप्लेन में बताया हुआ, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं वो पार्ट भी। आई होप भाई ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर होगा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ए ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में क्या यूज़ होता है? ड्राई सेल वही है भाई जो बैटरी हम नॉर्मली घरों के अंदर यूज़ करते हैं, रिमोट के अंदर, इसको हम सेल बोलते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेकलांचे सेल भी बोलते हैं ड्राई सेल को। और ये आप इसकी एक तरह से फॉर्म देख रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या इसकी इनबिल्ट स्ट्रक्चर जो है होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं भाई, तो हम यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड। लेकिन इन केस
अगर अमोनियम क्लोराइड ना हो तो इसको हम लोग जिंक क्लोराइड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए कार बैटरी, जो हमारी गाड़ियों के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर बैटरी होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस क्या होता है भाई? तो उनके अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पेसमेकर इज, यानी कि जो हार्ट पेसमेकर बनाए जाते हैं उसके अंदर कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज होता है? अब हमें पता है कि पेसमेकर काम क्या करते हैं भाई? वो स्टिमुलेट करते हैं जो हमारी हार्ट बीट होती है उसको। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी नेचुरली ये काम नहीं कर पाती है, तो इसलिए आर्टिफिशियली हार्ट पेसमेकर ऑपरेट कर कर बॉडी के अंदर डाला जाता है। अब नॉर्मली तो भाई क्या होता है, ये प्लूटोनियम का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लेकिन अगर हमें ऑप्शन में प्लूटोनियम ना मिले, प्लूटोनियम, तो हम लोग इसके अंदर यूरेनियम भी यूज कर सकते हैं एज ए ऑप्शन। यूरेनियम भी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस में डालने वाला हूँ। और इंस्टाग्राम का लिंक और पीडीएफ जो आपकी टेलीग्राम पे मिलने वाली है, दोनों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ जाकर फॉलो कीजिए, आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। उसके बाद है एनोड इन ए ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ, जो ड्राई सेल के अंदर कैथोड और एनोड दोनों होती हैं भाई, उसके में बारे में पूछा हुआ है, एनोड के बारे में पूछा हुआ है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कैथोड के अंदर तो कार्बन है और एनोड के अंदर जिंक केसिंग यानी कि जिंक है। तो क्वेश्चन में एनोड पूछा गया है, दैट मीन्स जिंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल बोल लीजिए या फिर अल्कोहल बोल लीजिए, इथेनॉल बोल लीजिए, एक ही बात है। तो इसके अंदर एंजाइम कौन सा यूज होता है भाई? तो ये हम इस रिएक्शन के थ्रू देख पाएंगे कि ग्लूकोज के अंदर जाइमेज जो है एंजाइम यूज होता है। एक तरह से बोल सकते हैं कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और ये जो हमारा बन गया भाई, ये इथाइल अल्कोहल बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग मैच बॉक्स, यानी कि जो माचिस की डब्बी होती है भाई, उसके अंदर मेन एलिमेंट क्या है? ये आप माचिस की डब्बी देख पा रहे हैं और ये जो है मैच स्टिक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? इसके अंदर देख पा रहे हैं हम लोग कि ये जो स्ट्रिप है ये रेड फोस्फोरस है, यानी कि फोस्फोरस है इसके अंदर। और ये जो हम मैच स्टिक देख रहे हैं इसके अंदर होता है भाई ये पोटेशियम क्लोरेट, यानी कि जब भी हम इससे जो है इसको रब करेंगे तो एक एक्सट्रीम रिएक्टिविटी होगी और ये फायर प्रोड्यूस होगी इससे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि मैच बॉक्स के ऊपर क्या लगा होता है भाई? तो ये लगा है फोस्फोरस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। द एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज सेल इज, यानी कि जो लेड स्टोरेज सेल होते हैं। अब लेड स्टोरेज सेल कौन से होते हैं भाई? लेड स्टोरेज सेल होते हैं जिनको हम लोग कार के अंदर, बसेस, ट्रक, इनके अंदर यूज करते हैं। बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, इनको क्या करते हैं भाई ये लोग, एक तरह से 6 या फिर 12 वोल्टिक सेल होते हैं जिनको कि ये सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेड के होते हैं और इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 यूज किया गया है भाई। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड इनके अंदर यूज हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई आपसे ये भी पूछता है कि भी कार या फिर ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम लोग कौन सी बैटरी यूज करते हैं, तो हम लोग उसके अंदर भी लेड स्टोरेज सेल यूज करते हैं। उसके बाद है सोप इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग कास्टिक सोडा विद, यानी कि हम जो साबुन बनाते हैं, नॉर्मली साबुन जो बनती है वो कास्टिक सोडा के साथ क्या बॉईल किया जाता है भाई? तो सबसे बेसिक काइंड सोप है भाई, वो हम लोग कास्टिक सोडा और एनिमल फैट यानी कि फैट यूज कर कर बनाते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैट्स। और पहले तो क्या किया जाता है, इन दोनों को हीट किया जाता है और बाद में गर्म होने के बाद इनको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है ताकि एक ये प्रॉपर शेप ले ले, क्योंकि उसी तरह के कंटेनर में रखा जाएगा ताकि उसी की शेप ले लेगा। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई? सैपोनिफिकेशन, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ,
अभी मैंने सबसे पहला क्वेश्चन तो आज यही डिस्कस किया था। अब इसमें पूछेगा कि न्यूक्लियस यानी कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर भाई न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं होते, क्योंकि इस चीज़ के अंदर जो है दो ही चीज़ें हैं भाई। ये आप खुद में तो न्यूक्लियस है, बीच में इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन जो इसका आउटर शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। तो बच क्या गया भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका पार्ट बच गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है भाई, द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप इज, यानी कि साबुन की जगह हम डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है। तो मैं इसका सिंपली एडवांटेज आपको बताने वाला हूँ कि भाई एक पानी की फॉर्म होती है जिसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अब अगर हम हार्ड वाटर के अंदर सोप को मिलाएंगे, यानी कि जो सोप सोल्यूशन बनाएंगे, तो वो क्या करेगा भाई, एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। लेकिन हमको चाहिए क्या है, हमको तो झाग चाहिए, लेदर चाहिए, ठीक है। लेदर वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो एक वाइट प्रेसिपिटेट जो है प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे सोप की जगह डिटर्जेंट यूज करेंगे तो वो वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा, वो हमें लेदर ही देगा। लेदर मतलब कि हमें जो झाग चाहिए है वो ही देगा वो। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि जो डिटर्जेंट हमें लेदर देगा, इवन कि हार्ड वाटर के अंदर भी ये काम करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है स्मोक इज फॉर्म ड्यू टू, ये 156 आप लोग भाई इसको ध्यान मत दीजिएगा कि स्मोक कैसे बनती है। स्मोक बनने का कारण क्या है भाई, बेसिकली क्या है, स्मोक एक कलेक्शन है टाइनी सॉलिड पार्टिकल का और गैस पार्टिकल का। ये बनते क्यों हैं, इनका बनने का सिर्फ एक ही कारण है, जब भी इनकम्प्लीट कंबंशन होता है, यानी कि जो चीज़ जल रही है वो पूरी तरह से ना जल पाए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन मिलेगी तो वो कम्प्लीटली जल जाएगा और कोई भी धुआं या स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसके अंदर इस तरह का सीन आप देख पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, सोलिड डिस्पर्स इन गैस, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ग्रीन गैस। आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछने को आते हैं। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी गैसेस कौन कौन सी है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये जो है हमारी प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस है। और ग्रीन हाउस गैसेस हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं भाई, क्योंकि अगर ये ना हो तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा भाई, -18 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस भी हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। और ये इन 5 गैसेस का नाम ध्यान रखिएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। लेकिन जो अगर मैं मेजर बोलूँगा, मेजर ग्रीन हाउस गैस है वो है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कैंडल इज ए मिक्सचर ऑफ, यानी कि जो हम हाउस होल्ड के अंदर गैस कैंडल यूज़ करते हैं, ये किस चीज़ की बनी है भाई। तो ये बनी है भाई पैराफिन वैक्स और स्टीरिक एसिड। अब पैराफिन वैक्स क्या है भाई, ये एक पेट्रोलियम रिफाइनिंग का बाय प्रोडक्ट है। तो पैराफिक्स वैक्स का तो मैं पता लग चुका है। अब मैं बात करूँ स्टीरिक एसिड की, तो एक तरह का क्या है भाई, ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि कैंडल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम कि जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, वो रेन वाटर से, क्योंकि रेन वाटर को जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बोला जाता है, उससे ज़्यादा नमकीन पानी समुद्र का होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, अब मैं भाई सिंपल बात भाषा में बात करूं कि जब भी रेन वाटर यानी कि बारिश हो रही है तो वो क्या हो रहा है कि भाई जो मिट्टी के अंदर मिनरल्स हैं, पहली बात तो वो, और दूसरे जो चट्टानों के ऊपर, यानी कि बारिश हो रही है तो चट्टानों के ऊपर भी होगी भाई, मिट्टी के ऊपर भी होगी, तो उनके अंदर जो साल्ट होता है वो मिलकर जो है रिवर के थ्रू जाके सीधा एंड आउट हो जाता है सी में। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई भी नदी है उसका मैक्सिमम नदियों का अंत जो है या तो वो किसी दूसरी नदी में मिल जाती है या फिर वो सागर के अंदर जाकर गिर जाती है। अब हो क्या रहा है कि भाई सारा पानी इकट्ठा तो घूम फिर के हो तो सी में ही रहा है ना इकट्ठा, तो सैलिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस ही बात है सी की ज़्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, कि रिवर वॉश अवे सॉल्ट फ्रॉम अर्थ एंड पोर देम इनटू सी, यानी कि सारा का सारा जो साल्ट है
वो समुद्र में चला जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भाई ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने जो भी स्टडी ग्रुप बना हुआ है, चाहे व्हाट्सएप पे हो या टेलीग्राम पे हो, वहाँ पर शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखकर बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।